स्वागत है आपका दोस्तों जीनियस क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे योद्धा के बारे में जिन्होंने लोक कल्याण के लिए और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया दोस्तों। ठीक है ना? जी हाँ, व्हाइट बोर्ड पे आप जिन महान योद्धा की तस्वीर देख रहे हो वो है महाराणा प्रताप दोस्तों। तो जो लोग वीडियो में नए हैं, जो लोग चैनल पे नए हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको घर बैठे आपको मोबाइल स्क्रीन पे आपको मिल सके दोस्तों। जो लोग बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग एसएससी और जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उन भाई लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला वीडियो है, क्योंकि राजस्थान के इतिहास के अंदर, पूरे भारत के इतिहास के अंदर महाराणा प्रताप से रिलेटेड कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं दोस्तों। जी हाँ, हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, एक ऐसे योद्धा जिनके साहस और पराक्रम के सामने कोई भी मुगल शासक नहीं ठहर सका दोस्तों। ठीक है ना? और इन्होंने अपने 25 साल के मतलब जो करियर के अंदर कई सारे युद्ध किए और उनमें विजय हासिल किए दोस्तों। ठीक है ना? तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो देखिए, महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी के अंदर। और कहां हुआ था? तो जगह थी कुंभलगढ़ दोस्तों, जगह थी कुंभलगढ़। अब देखिए, 9 मई 1540 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, लेकिन अगर विक्रम संवत की अगर बात करें हम, तो इनका जन्म जो है वो ज्येष्ठ माह के अंदर शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था और विक्रम संवत था 1597। ठीक है ना? 1597 जो विक्रम संवत की अगर बात करें तो देखिए, दोनों तरफ से मतलब जो है दोनों तरीके से मैंने इनका जन्म डेट बताई आपको। 9 मई 1540 ईस्वी कुंभलगढ़, और अगर विक्रम संवत की अगर बात करें दोस्तों तो है ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की तृतीया को दोस्तों, और 1597। ठीक है ना? वो वर्ष था दोस्तों। पिता इनके जो थे उनका नाम था उदय सिंह, और उदय सिंह का नाम भी कई बार अपन किताबों में पब्लिकेशन में पढ़ते हैं। बहुत ही वो भी इनकी तरह वो भी बड़े वीर और साहसी पराक्रमी योद्धा थे। उदय सिंह इनके पिता थे दोस्तों। माता का नाम था जयवंता बाई सोनग्रा दोस्तों। माता का नाम क्या था? जयवंता बाई सोनग्रा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, आप लोग जब भी वीडियो देखें आप अपने पास नोटबुक पेन रखें दोस्तों, क्योंकि कई बातें जो है आपको पब्लिकेशन में आपको बुक के अंदर नहीं मिलने वाली है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो आप नोट कर लीजिएगा। रिपीट कर रहा हूं, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी, जगह कौन सी थी? कुंभलगढ़। और अगर विक्रम संवत की अगर बात करें दोस्तों तो ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की तृतीया को, और 1597 विक्रम संवत का वर्ष था दोस्तों। पिता इनके जो थे वो थे उदय सिंह। पिता का नाम क्या था? उदय सिंह। माता का नाम था जयवंता बाई सोनग्रा। रानी इनकी जो थी, वैसे तो महाराणा प्रताप की ढेर सारी रानियां थी, लेकिन बहुत इनको प्रिय जो रानी थी, जो पटरानी थी, उनका नाम था अजबदेव पंवार। क्या नाम था दोस्तों? अजबदेव पंवार। बात करते हैं राज तिलक की। तो राज तिलक के बारे में तो मतलब ऐसा माना जाता है कि पहले राजाओं में क्या हुआ करता था कि जैसे मान के चलो कि कोई भी राजा जो है अपने उत्तराधिकारी अपने मरने के बाद या अपनी राज गद्दी पर अगर जिसे बिठाना चाहता था, तो वो एक ऐसा पुत्र होता था उसका जो बहुत पराक्रमी, जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अपने मरने के बाद, यानी कि वो जब मर रहे थे, वो बूढ़े थे, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे मरने के बाद जगमाल को क्या बना दिया जाएगा? राजा बना दिया जाएगा। मतलब महाराणा प्रताप को नहीं, और किसको बना दिया जाएगा? जगमाल को। तो उदय सिंह ने ये घोषणा कर दी थी। लेकिन हुआ क्या, जब महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह देहांत हो गया उनका, तो उनको जब महाराणा प्रताप के और भी भाई थे, जैसे कालादेव थे, शक्ति सिंह थे, ठीक है ना, जब वो सभी भाई तो चले गए थे, इनको शमशान में इनके अंतिम संस्कार के लिए भाग लिया था उन्होंने, लेकिन जगमाल जो था वो नहीं आया, क्योंकि उदय सिंह ने ये घोषणा कर दी थी कि मेरे मरने के बाद राजा कौन बनेगा? जगमाल बनेगा। ठीक है ना? अब वहां पर क्या होता है कि शमशान के अंदर जब इनकी अर्थी को रखा जाता है, और महाराणा प्रताप के ननिहाल के तरफ से जो मतलब जो है मान सिंह थे, उन्होंने इस बात को मुद्दा बनाया कि यार राजा किसको बनाया जा रहा है? ठीक है ना? वैसे तो राजा बनाने का अधिकार, पूरा हक जो था सलम्बर वालों को था, ठीक है ना, सलम्बर के जो सामान थे उनको था। लेकिन वहां पर बात उठाई मान सिंह ने, जो इनके ननिहाल पक्ष से थे, उन्होंने कहा कि भाई सबसे शक्तिशाली राजा, मतलब सबसे शक्तिशाली बेटा कौन है? उदय सिंह के सबसे बेटों में से सबसे पावरफुल बेटा कौन है? ठीक है, तो किसी ने बताया कि वह महाराणा प्रताप है।
तो फिर महाराणा प्रताप को राजा बनाना चाहिए, जगमाल को क्यों बनाया जा रहा है? तो इस बात पे मुद्दा उठा वहां पे। और फिर जो फिर बाद में ये तय किया कि यार राजा बनाने का जो जिम्मा है वो सलूमर वालों को जाता है। तो सलूमर के एक मतलब जो है सामंत थे जिनका नाम था कृष्णदास चुंडावत। तो उन्होंने डिसीजन ले लिया, वहीं पे शमशान में डिसीजन ले लिया कि अगर मतलब जो है राजा बनेंगे तो कौन बनेंगे? महाराणा प्रताप बनेंगे, जगमाल नहीं बनेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि जब अंतिम संस्कार पूरा करके वो वापस जब वहां पे लौटे महल में, तो उन्होंने जगमाल को मना कर दिया। जगमाल को कहा कि भाई आपको इस राजगद्दी पे नहीं बैठना है, हम तो महाराणा प्रताप को मतलब जो है राजा घोषित कर दिया है, आप सामने वाली सीट पे बैठे, यहाँ तो राजगद्दी पे केवल महाराणा प्रताप बैठेंगे। अब होना क्या था भाई, जब ऐसा डिसीजन सलूमर वालों ने लिया और मोस्टली कृष्णदास चुंडावत ने बात जब जगमाल को कही, तो जगमाल को गुस्सा आया और नाराज हो गए। और जगमाल, मान्यता ये है कि जगमाल वहां से चले गए थे, महल छोड़कर चले गए और जाकर के किसके अधीन चले गए? अकबर के अधीन चले गए। देखो वहां से नाराज होकर के जगमाल कहाँ चला गया? अकबर के पास चला गया। और अकबर ने फिर, अकबर तो चाहता ही यही था कि यार कैसे करके इनके बीच में फूट पड़े, ठीक है ना। तो अकबर ने क्या किया, इसको जहाजपुर की जागीर दे दी। अकबर ने कहा कोई बात नहीं। जगमाल जब अकबर के पास गया तो अकबर ने जगमाल को कहा कि कोई बात नहीं, मैं तेरे को यहाँ का कुछ मतलब जो है, मतलब कह सकते हैं कि मनसबदार बना दिया उसको, और जहाजपुर उसको जो है मतलब जो है प्रदान कर दिया। हालांकि जहाजपुर के बाद उसको सिरोही भी दे दिया, सिरोही भी अकबर ने उसको प्रदान कर दिया, ठीक है ना। अभी पढ़ेंगे अपन सिरोही और जहाजपुर के बारे में, रियासतों के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि महाराणा प्रताप को राजा बना दिया जाता है। लेकिन महाराणा प्रताप बाद में कहते हैं कि यार ये कौन सा राज तिलक है, तो राज तिलक तो अच्छे से होना चाहिए। तो राज तिलक महाराणा प्रताप का याद रख लेना, कई पब्लिकेशन में नहीं लिखा है दोस्तों, राज तिलक 2 बार हुआ है, महाराणा प्रताप का राज तिलक 2 बार हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए जो राज तिलक हुआ है ये नोट करने वाली बात है, गोगुंदा में हुआ है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जरूरी नहीं है कि वो छोटे मोटे कंपटीशन एग्जाम के अंदर, यहाँ तक कि मतलब जो है RS लेवल के एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है कि महाराणा प्रताप का राज तिलक कौन सी जगह हुआ है, तो गोगुंदा में हुआ है दोस्तों। तारीख जो थी वो 28 फरवरी 1572 में थी, ठीक है ना। तो 28 फरवरी 1572 आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों, भाई लोगों बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और गोगुंदा जगह कौन सी थी? गोगुंदा। जो नेतृत्व के तौर पे जो इनका राज तिलक हुआ है वो शमशान घाट पे वहीं वो कर दिया गया सलूमर वालों के तरफ से। लेकिन फिर महाराणा प्रताप ने कहा कि यार मैंने अपने प्रिय राजाओं को भी याद नहीं कर पाया, किसी को मिलने वाले को इन्विटेशन नहीं दे पाया, तो मेरा एक बार राज तिलक प्रॉपर ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए। तो ऐसे माना जाता है कि कुंभलगढ़ में ही इनका वापस दूसरा राज तिलक किया गया। कहां पर? कुंभलगढ़ दोस्तों, याद रखना कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ में बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से इनका राज तिलक किया गया। कई राजाओं को बुलाया गया, जहां पर चंद्रसेन भी आए थे, इनके प्रिय समर्थक थे, ठीक है ना, इनके राजा थे। और कई ऐसे मिलने जुलने वाले लोग आए, इन्विटेशन दिया गया और बड़े शान और शौकत से इनका जो है राज तिलक किया गया। तो याद रख लीजिएगा 2 बार इनका राज तिलक हुआ है, एक 28 फरवरी 1572 में अंदर गोगुंदा में, और दूसरा कुंभलगढ़ में, ठीक है ना। इसीलिए जस्ट थोड़े दिनों बाद, थोड़े समय बाद किनके द्वारा राज तिलक किया गया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो सलूमर के एक सामंत थे जिनका नाम था कृष्णदास चुंडावत, कृष्णदास चुंडावत। हालांकि कृष्णदास चुंडावत ने बिल्कुल सही बात बोली कि यार राजाओं के टाइम में यही होता था कि जो उनके बेटों में सबसे पावरफुल बेटा होगा उसी को मतलब जो है राज तिलक के लिए वो मान्य होगा, राजगद्दी पे बिठाया होगा। और ये भी माना जाता है कि पहले राजा महाराजाओं में ये होता था कि अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो जिसका राज तिलक किया जाएगा वो अंतिम संस्कार में नहीं जाने वाला है, वो वही रहेगा, ठीक है ना। राजगद्दी ऐसे खाली नहीं रहनी चाहिए, ये मान्यता थी। तो जगमाल वहां पे रह गया था और महाराणा प्रताप और उनके 2-3 भाई और थे वो चले गए थे। जबकि सलूमर इनके ननियाल पक्ष से मान सिंह ने जब मुद्दा उठाया तो कृष्णदास ने यही बात बोली कि भाई जब महाराणा प्रताप सबसे पावरफुल है तो इनको बनाना चाहिए, जगमाल को क्यों बनाया। जगमाल इस बात से नाराज हो जाता है, इस डिसीजन से, और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, अकबर के पास चला जाता है। अकबर क्या करता है, फूट डालने के लिए उसको लालच देता है, जहाजपुर और सिरोही उसको प्रदान कर देता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अब देखिए अकबर के दूत जो होते हैं, जब अकबर को पता चलता है, देखो अकबर को जो पता चला कि राज तिलक हो चुका है, महाराणा प्रताप जो है राजा बन चुके हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई कुछ ऐसे लोगों को मैसेज के जरिए, मैसेंजर के तौर पे भेजा जाए और
अब उस महाराणा प्रताप को समझाया जाए कि यार मेरे से संधि कर ले, आपके पिताजी ने तो बिल्कुल भी संधि नहीं की और मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की, कम से कम आप तो अधीनता स्वीकार कर लो, मुझे ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है और हम एक दूसरे का साथ देंगे, आप अपने प्रांत की रक्षा करें और मैं अपने प्रांत की रक्षा करूं। तो इसलिए ऐसी मान्यता है कि अकबर ने अपने 4 दूत भेजे थे। अकबर ने कितने दूत भेजे थे महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए? 4 दूत भेजे थे। इन 4 दूतों के नाम आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार संख्या पूछ लेते हैं कि अकबर ने महाराणा प्रताप को मैसेंजर के तौर पे कितने दूत भेजे, तो 4 भेजे थे। मल्टीपल चॉइस के अंदर क्वेश्चन आते हैं आरपीसी एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। पहला जो दूत था जो इनकी तरफ से आया था और महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आया था कि भाई आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लीजिएगा, वो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है ना। जलाल खां कोरची सबसे पहला जो दूत आया था, उसका नाम था दोस्तों पहले वो जलाल खां कोरची, और डेट क्या थी? 1572 में आया था। हालांकि ध्यान कर लीजिएगा, केवल मतलब जो है 1572 के अंदर एक ही आया था, बाकी सब 1573 के अंदर आए। दूसरा जो आया था दूत आया था मान सिंह, ठीक है ना, और ये भी आए थे 1573 के अंदर। ये जून में आए थे, जून के महीने में 1573 के अंदर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आते हैं कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लीजिएगा। भगवंत दास ये भी आए थे सितंबर 1573 के अंदर। भगवंत दास कब आए थे? सितंबर 1573 के अंदर आए थे। और सबसे अकबर के सबसे प्रिय जो उनके मतलब जो है दूतों में से थे वो थे टोडरमल। टोडरमल पर उनको इतना विश्वास था कि टोडरमल तो यार है ना महाराणा प्रताप को बिल्कुल समझा के आएंगे, क्योंकि टोडरमल पे ये आंख बंद करके भरोसा करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, महाराणा प्रताप ने सबकी बातें सुनी, लेकिन जो अधीनता की बात थी, ऐसा अधीनता स्वीकार करना तो उनके खून में नहीं था, ठीक है ना, तो सबको नकार दिया। तो याद रखना, अकबर के कितने दूत आए थे महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए? कितने मैसेंजर भेजे? 4 भेजे सर। कौन कौन से? जलाल खां कोरची 1572, मानसिंह 1573, भगवंत दास 1573 और टोडरमल 1573। महीने याद रखना, मानसिंह कौन से महीने में आया? जून में आया दोस्तों। भगवंत दास कौन से महीने में आया? सितंबर में आया। और टोडरमल आए थे दिसंबर के अंदर। अब ध्यान देना आगे क्या हुआ। आगे का मतलब जो है आगे की घटना ये होती है कि हल्दी घाटी का युद्ध शुरू होता है। भाई देखिए, जब अधीनता स्वीकार नहीं करते तो अकबर क्या करता है? सेना भेजने लग जाता है, मैसेज करता है कि भाई अब तुमने अधीनता स्वीकार नहीं की तो अपन युद्ध करेंगे। महाराणा प्रताप डरने वाले थे ही नहीं। महाराणा प्रताप ने कहा कोई बात नहीं, अधीनता तो स्वीकार करना हमारे खून में नहीं है, हम तो लड़ेंगे, ठीक है ना। तो हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध जब होता है तो ध्यान देना, जगह कौन सी है? राजसमंद। एक चीज याद कर लेना, 2 पहाड़ियों के बीच की जगह है हल्दी घाटी। दोस्तों कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि हल्दी घाटी जो जगह है वो कौन सी पहाड़ियों के बीच में? तो देखिए, एक तरफ तो है गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां दोस्तों, एक तरफ कौन सी पहाड़ियां है? गोगुंदा की पहाड़ियां, और दूसरी तरफ जो है वो पहाड़ियां हैं मतलब जो है खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां और गोगुंदा की पहाड़ियां, खमनोर। ये याद रखना भाई लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। हल्दी घाटी का जो जगह है, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो जगह कहां पड़ती है, लोकेशन कहां है, और एक दर्रा है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछा गया है कि हल्दी घाटी एक्चुअल में कौन सी जगह है? एक दर्रा है। दर्रा का मतलब ये होता है कि 2 पहाड़ियों के बीच की जगह, ठीक है ना, दोनों पहाड़ियों से घिरी हुई जगह जो है वो हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी का युद्ध शुरू होता है। याद रखना कौन सी चीजें कि एक तरफ है गोगुंदा की पहाड़ियां, दूसरी एक तरफ है खमनार की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ी, ठीक है ना। तो दोनों पहाड़ियों के नीचे एक दर्रा है, उसी को हल्दी घाटी कहा जाता है। हल्दी घाटी का जब युद्ध होता है तो ये लोकेशन पूरी कंप्लीटली पड़ती है राजसमंद के अंदर। तारीख है 18 जून 1576। अब यहां पर एक और मसला है, कई किताबों के अंदर 21 जून लिखा हुआ है दोस्तों, 21 जून 1576 लिखा हुआ है, ठीक है ना, और कई जगह 18 जून 1576 लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो सही डेट है वो है 18 जून 1576, ठीक है ना, 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। राजसमंद लोकेशन पड़ती है, दर्रा है हल्दी घाटी, 2 पहाड़ियां हैं, एक तरफ गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, दूसरी तरफ खमनोर की पहाड़ी है दोस्तों। अब देखिए होता क्या है, जब युद्ध छिड़ जाता है तो अकबर के 2 मुख्य सेनापति युद्ध का आगोश करने के लिए आते हैं। अकबर की तरफ से अकबर खुद नहीं आता है, अकबर इस युद्ध के अंदर आता ही नहीं है, क्योंकि अकबर को पता है कि मेरे पास एक ऐसा योद्धा है जो उन्हीं के परिवार के लोगों से लड़ेगा। और अकबर के पास वो जो योद्धा था वो था मान सिंह।
मान सिंह की ताकत और मान सिंह के पराक्रम से अकबर बिल्कुल जान चुका था कि मान सिंह बहुत पराक्रमी योद्धा है, तो क्यों ना इसको अपन देखे इस युद्ध के अंदर, ठीक है ना। लेकिन उनको पता नहीं है कि मान सिंह से भी 2 गुने पावरफुल है महाराणा प्रताप, ठीक है ना। तो मान सिंह और दूसरा जो इसका सेनापति था वो था दोस्तों आसफ खां। ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अकबर हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आता है, लेकिन अपने 2 पराक्रमी योद्धा कौन से थे सेनापति जिनको भेजता है, तो आसफ खां और मान सिंह का नाम याद रखना। तो मान सिंह एक हाथी के ऊपर बैठ के आता है जिसका नाम था मर्दाना हाथी। दोस्तों मान सिंह जिस हाथी की सवारी करता था उस हाथी का नाम क्या था, मर्दाना। हालांकि बहुत ही पावरफुल पराक्रमी योद्धा थे मान सिंह, अपन पिछले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। हालांकि ये बात जरूर है कि इनका साहस और इनका पराक्रम, इनका पावर पूरा अकबर के काम आया, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन अकबर की तरफ से जो लड़ने के लिए जो 2 सेनापति आए, आसफ खां और मान सिंह आए। अब देखिए भाई लोगों होता क्या है, अब इधर तो अकबर की तरफ से ये सेना लेके आते हैं और इधर जो प्रताप की ओर से जो युद्ध लड़ने के लिए आते हैं, प्रताप के एक बहुत ही मतलब जो है प्रिय सुखचंदित थे, वो थे रामशाह तोमर, ठीक है ना। मुगलों से इनका बहुत बड़ा पुराना मतलब जो है रंजिश था। तो मतलब ग्वालियर से आते हैं, ग्वालियर से कौन आते हैं, रामशाह तोमर। किसकी तरफ से लड़ने के लिए आते हैं, प्रताप की तरफ से लड़ने के लिए आते हैं, प्रताप को सपोर्ट करते हैं देखने से, ठीक है ना। अगला है कृष्णदास चुंडावत, ये भी जिन्होंने राजतिलक किया वो अकबर के मतलब अगेंस्ट लड़ने के लिए आते हैं, महाराणा प्रताप का सपोर्ट करते हैं। इसके बाद में पूंजा भील, भीलों के भी सैनिक रहते थे। पूंजा भील बहुत ही पावरफुल सैनिक था भाई लोगों, ये पूंजा भील कभी बताएंगे आपको वीडियो के अंदर पूंजा भील कौन था और क्यों प्रताप के सेना में वो शामिल हुआ, पूंजा भील के बारे में बात करेंगे। तो ये प्रताप की ओर से थे। देखो अकबर की ओर से मान सिंह और आसफ खां आए थे और महाराणा प्रताप की ओर से राम सिंह तोमर, कृष्णदास चुंडावत और पूंजा भील आए थे, ये अपनी सेना लेकर आए थे। और अब आपको एक चीज बता देता हूं कि अकबर की तरफ से लड़ने के लिए खुद एक अकबर के दरबार का इतिहासकार, अरे भाई लोगों इस इतिहासकार के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि किसने हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा उल्लेख किया है, तो बदायूं, ठीक है ना। कौन सा था, बदायूं। ये अकबर के दरबार का एक बहुत ही प्रख्यात प्रसिद्ध इतिहासकार था जिसने पूरा का पूरा हल्दीघाटी युद्ध का मतलब जो है आंखों देखा हाल का उल्लेख किया। और ऐसी मान्यता है कि इन्होंने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था मुंतखब उत तवारीख। कौन सी किताब लिखी थी बदायूं ने, मुंतखब उत तवारीख, ठीक है ना। ये किताब किसकी लिखी है, बदायूं की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार इसकी पुस्तक से आ जाता है और इसकी पुस्तक में यही है हल्दीघाटी युद्ध का पूरा रूपरेखा बताई गई है। अब देखिए होता क्या है, बदायूं खुद कहता है कि मैं भी अकबर से मतलब अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप को के लड़ाई में शामिल होगा। तो अकबर के आसफ खां वगैरह कहते हैं यार वहां तलवारें चलेगी, वहां पर खून खराबा होगा, आप लड़ नहीं सकते, आप क्यों जा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा, ठीक है ना, मैं चलूंगा। तो आंखों देखा हाल जो हल्दीघाटी युद्ध का बताने वाला कौन था इतिहासकार था, जो अकबर के दरबार में था, बदायूं, ठीक है ना। किताब कौन सी थी इसकी, मुंतखब उत तवारीख, याद रखना किताब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। अब होता क्या है, अब भैया देखो महाराणा प्रताप की सेना, बदायूं खुद कहता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और सामने आती है। बदायूं अपनी बुक के अंदर इस बात का मतलब जो उल्लेख करता है, बताता है कि महाराणा प्रताप की ओर से तो कितने सैनिक थे, 3000 सैनिक थे। प्रताप की ओर से कितने सैनिक थे भाई लोगों, 3000 थे। लेकिन अकबर की ओर से 5000 थे। तो पलड़ा अकबर का भारी था, ठीक है ना। लेकिन उनको पता नहीं होने वाला क्या है, 3000 भारी पड़ने वाले। प्रताप की ओर से 3000 सैनिक थे और अकबर की ओर से 5000 सैनिक थे। ये बात कौन बताता है, बदायूं बताता है। और महाराणा प्रताप के लिए एक और बहुत बड़ा एमसीक्यू मैं आपको बता देता हूं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रताप ने अपने कैरियर में कितने साल मतलब शासक के तौर पे राज किया है, साम्राज्य उनका था, तो 25 साल। याद रखना भाई लोगों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, महाराणा प्रताप ने 25 साल जो है राज किया, उनका शासन उनके मतलब जो उनके अकॉर्डिंग किया गया, ठीक है ना। और इन 25 सालों में कई युद्ध जीते इन्होंने, इनका पराक्रम साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है ना। तो अब बदायूं कहता है कि 3000 तो सैनिक थे प्रताप की ओर से, 5000 सैनिक थे हमारी तरफ से यानी कि अकबर की तरफ से, लेकिन वो 3000 भी भारी पड़ गए। अब देखिए युद्ध छिड़ जाता है और मान सिंह देखता है कि मान सिंह को समझ में नहीं आता है कि यार अब तीर किस पे चला है। मेवाड़ के सैनिक पीछे भग रहे, मुगलों की जो सेना है वो
कमजोर पड़ जाती है और वो प्रताप की सेना को देख करके पीछे हटने लगती है। तो मान सिंह कहता है अशोक खां को कि यार अब क्या करें, मैं तीर किस पे चलाऊं यार, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अशोक का कहता है कि मान सिंह तेरे को कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करके तीर चलाना शुरू कर दे, ठीक है ना, हम युद्ध करने के लिए आए और अकबर ने हम पे बहुत बड़ा भरोसा किया है, उसके भरोसे को तोड़ना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों उनके अधीन थे। तो भैया प्रताप की सेना आ जाती है सामने और ऐसी मान्यता है कि एक जब मुगल की सेना, अकबर की सेना पीछे हटने लगती है, भागने लगती है प्रताप की सेना से डरते हुए, तो एक उसका सैनिक है, एक सैनिक था जिसका नाम सामने आता है मेहतर खां। कौन सा सैनिक था दोस्तों? मेहतर खां। मेहतर खां ये एक ऐसा सैनिक था दोस्तों जो डरता नहीं है और फिर अकबर की सारी सेना जो पीछे भागती है, हटती है युद्ध से, वो मतलब पीछे हटने लगती है, तब आगे आके कहता है कि यार आप लोग पीछे क्यों जा रहे हो, अकबर खुद आ रहे हैं, अकबर खुद सेना लेके आ रहे हैं, तो आपको पीछे हटना नहीं है। तब जाकर के ये जब झूठी अफवाह मेहतर का फैलाता है, ठीक है ना, तब अकबर की जो मुगल सेना थी उसके पांव वापस जमते हैं और वो युद्ध करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना वो कौन सा सैनिक था जिसने मुगल को, भागती हुई मुगल सेना को रोका, उनका ढांढस बंधाया और उनको थोड़ा सा एनर्जी दी कि अकबर खुद आ रहे युद्ध के लिए, यानी कि एक झूठी अफवाह फैलाई, ठीक है ना। तो वो कौन सा था? मेहतर खां एक ऐसा सैनिक था दोस्तों जो अकबर की ओर से लड़ रहा था। अब होता क्या है कि जब प्रताप अपना घोड़ा, प्रताप का घोड़ा कौन सा था? चेतक था, बहुत ही पावरफुल, महाराणा प्रताप की तरह वो भी बहुत पराक्रमी और साहसी था। तो अपना घोड़ा वो मान सिंह के हाथी की तरफ लेके आते हैं और ऐसा बताया जाता है कि जब महाराणा प्रताप मान सिंह पे हमला करते हैं, अटैक करते हैं, तो मान सिंह क्या करता है, जो हाथी के ऊपर जो मर्दाना हाथी था, मान सिंह डर जाते हैं और उस होदे के नीचे छिप जाते हैं। जो होदा होता है हाथी के ऊपर, जो होदा बनाया होता है, ठीक है ना, तो होदे के नीचे छिप जाते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रताप अपना भाला फेंकते हैं और वो निशाने से चूक जाते हैं, क्योंकि वो होदे के अंदर बैठ जाते हैं, ठीक है ना। और महाराणा प्रताप उस हाथी तक कैसे पहुंचे वो भी सुन लीजिएगा। तो महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा इतना होशियार और इतना इंटेलिजेंट था, उसने क्या किया, अपने दोनों आगे वाले पैर मान सिंह के मर्दाना हाथी की सूंड पे रख दिए और छलांग लगाने की कोशिश की। इससे मान सिंह की तरफ बहुत नजदीक पहुंच पाए प्रताप, और उन्होंने जैसे भाला फेंका लेकिन वो होदे में छिप गया, इस तरीके से बच गया था। लेकिन मान सिंह भी इंटेलिजेंट कम नहीं था, उसने क्या किया, अपने हाथी की सूंड पे ऐसी मान्यता है कि एक कटार लगा रखी थी, एक खंजर लगा रखा था। जब ऐसी मान्यता है कि जब घोड़ा अपने पांव वापस उतार रहा था चेतक, तब उसके वो चोटिल हो जाता है, वो घायल हो जाता है, उसके दोनों पांव कट जाते हैं। जब प्रताप को यह पता चलता है कि यार मेरे घोड़े के पांव कट चुके हैं, तो वो युद्ध भूमि से थोड़ा बाहर हो जाते हैं। और ये राजा महाराजाओं की एक मान्यता है, एक बहुत ही अच्छी मतलब जो है रीति है कि जब कोई घोड़ा युद्ध में, हालांकि वो घायल नहीं थे लेकिन घायल भी हो जाता है, तो वो युद्ध से थोड़ा बाहर जाता है, तो उसकी जगह दूसरा कोई मतलब जो है सैनिक लेता है, उसकी जगह सैनिक लेता है, मतलब सैनिक अपना रूप धारण करता है पूरा का पूरा राणा का और लड़ता है। तो इसी प्रकार बीदा सिंह हुए थे, याद रखना, महाराणा प्रताप के कौन से सैनिक हुए थे? बीदा सिंह। बीदा सिंह ने जब महाराणा प्रताप अपने घोड़े को घायल होते देखते हैं तो वो युद्ध से थोड़ा बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना, युद्ध भूमि से। तो बीदा सिंह जो है महाराणा प्रताप का पूरा चोला पहन करके युद्ध करते हैं दोस्तों। अब होना क्या था, अब 18 जून और 1576 यानी कि जून का महीना बहुत ही तेज गर्मी थी, तो काफी सेना जो है वो ऐसे ही नतमस्तक हो गई। इधर मुगल की सेना युद्ध को छोड़ करके पीछे मुड़ गई, वापस जाने लगी, और महाराणा प्रताप का पीछा भी करना उन्होंने अच्छा नहीं समझा, ठीक है ना। और इधर महाराणा प्रताप भी अपने युद्ध भूमि से बाहर हो चुके थे। तो फाइनली क्या होता है, इस युद्ध के अंदर मानसिंह को हार का मुंह देखना पड़ता है और महाराणा प्रताप की नैतिकता के तौर पर विजय होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि मैंने इस छोटे से वीडियो के अंदर महाराणा प्रताप की जीवनी के बारे में ढेर सारी चीजें आपको पूरी बताई है। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, हल्दी घाटी जगह कौन सी है, एक दर्रा है, दो पहाड़ियों के बीच की जगह, गोगुंदा की पहाड़ियां, कमनौर की पहाड़ियां। महाराणा प्रताप के युद्ध से जाने के बाद उनकी जगह कौन लड़ता है, बीदा सिंह लड़ता है। बदायूंनी कौन है, अकबर के दरबार का एक बहुत बड़ा फेमस इतिहासकार है जो अपनी एक किताब लिखता है मुंतखब उत तवारीख, जिसके अंदर हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा हाल बताया गया है, ठीक है ना। अकबर की ओर से महाराणा प्रताप को मैसेज भेजने के लिए मैसेंजर छोड़े जाते हैं कि अपनी अधीनता स्वीकार कर लो। वो कौन से लोग थे, चार थे, जलाल खां कोरची,
मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ठीक है ना। इनकी डेट भी मैंने बता दी है। इधर अगर बात करें वापस इन शॉर्ट, तो जन्म इनका 9 मई 1540 और विक्रम संवत की अगर बात करें तो जस्ट वहां शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। विक्रम संवत है 1596। जगह है कुंभलगढ़। पिता उदय सिंह थे, माता जयवंता सोनग्रा थी। रानी इनकी ढेर सारी थी, लेकिन अयोध्या पवार इनकी बहुत ही प्रिय रानी थी, पटरानी थी। राजतिलक इनका 2 बार हुआ है। एक बार उदय सिंह के मृत्यु के समय शमशान घाट में हो गया था, ठीक है ना, और दूसरा कुंभलगढ़ में हुआ है और बड़े शान और शौकत से हुआ है। राजतिलक करने का अधिकार किसको था? उस समय सलुम्बर के सामंत को था। सलुम्बर के सामंत कौन थे? कृष्णदास चोलावत थे, जिन्होंने इनका राजतिलक किया। जगह दूसरी तो राजतिलक की थी कुंभलगढ़, ठीक है ना। एक ऐसा सैनिक मुगल सेना का जिसने भागती हुई सेना को रोका, है ना, उनका हौसला बंधाया, तो वो था मेहतर खां, ठीक है ना। आखिर में हुआ क्या कि हल्दी घाटी युद्ध के अंदर नैतिकता के तौर पे महाराणा प्रताप की विजय हुई और मुगल की सेना पीछे हटी और मानसिंह को हार का मुंह सामने देखना पड़ा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर ढेर सारी जानकारी मिली होगी आपको, ठीक है। इसी प्रकार मिलते रहेंगे और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।